कराची में ठंड थोड़ी ज़्यादा है और आज थोड़ी सी ठंडी सुबह भी है। मेरे पास इस वक्त होंडा सिविक की 7th, 8th और 9th तीनों जनरेशन्स मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तीनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छे निक के अंदर हैं कंडीशन वाइज। ये दो तो कुछ एक्स्ट्रा अच्छी हैं, वो भी बहुत मुनासिब कंडीशन में है। आज हम बात करते हैं कि इन तीनों जनरेशन में मुझे किस जनरेशन में क्या चीज़ पसंद है, और एट द एंड ऑफ इट वी विल टॉक अबाउट मेरी सबसे पसंदीदा गाड़ी इन तीनों में कौन सी है। सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज़ पे बात कर लेते हैं तो इन तीनों गाड़ियों के अंदर, ये सिविक की 7th, 8th और 9th जनरेशन में रियर फ्लैट फ्लोर आया है। 6th जनरेशन और 10th जनरेशन में वो हम्प वाला फ्लोर आ गया था। उसके अलावा इन तीनों गाड़ियों में एक और जो सिमिलैरिटी है, जो इसकी प्रोस्मैटिक ट्रांसमिशन थी, वो भी इन तीनों गाड़ियों के अंदर आई है। इससे पहले ऑटोमेटिक आती थी और इसके बाद CVT आना शुरू हो गई। तो कहने को तो गाड़ियाँ बहुत फ़र्क हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इनमें मैच भी करती हैं। सबसे पहले अगर हम 7th जनरेशन को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, हम 8th और 9th जनरेशन की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या उसे कहते हैं, इन दो जनरेशन्स को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से ये हाफ जनरेशन गैप है, इट्स नॉट अ फुल जनरेशन गैप। रीज़न बीइंग कि गाड़ियों की लुक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, इंटीरियर डिज़ाइन फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है। तो मतलब इन दोनों गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कंपेयर्ड टू एनी अदर जनरेशन ऑफ सिविक। मतलब आप कोई भी दूसरी दो जनरेशन उठा लें, उनके मामले में इन दो जनरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्क है गाड़ियों का, मतलब सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना हो, सिंस मैं आजकल दोनों गाड़ियाँ काफ़ी फ्रीक्वेंटली बैक टू बैक चला रहा हूँ, इस वाली गाड़ी के अंदर लुक्स के अंदर नो डाउट, एक्सटीरियर लुक्स में मुझे पर्सनली ये वाली गाड़ी इन दोनों में बेहतर लगती है। लेकिन अगर मैं इंटीरियर पे बात करता हूँ तो बिटवीन 8th एंड 9th जनरेशन मुझे पर्सनली 9th जनरेशन का इंटीरियर थोड़ा बेहतर लगता है। रीज़न बीइंग कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है, इसमें आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है, आपके पास क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो बीच में एक IMED डिस्प्ले आता है, जो इसके छोटा स्क्रीन वाला, मुझे ये चीज़ें जो हैं इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में बहुत बेहतर लगती हैं। लेकिन कुछ इंटीरियर की चीज़ उस गाड़ी की भी है जो कि मुझे इस गाड़ी से बेहतर महसूस होती है। 8th जनरेशन सिविक की जो सीट का कंफर्ट है, ये नॉन UG वाली सीट, नॉट द UG, जस्ट द स्पेसिफिक ये जो नॉन UG फैब्रिक सीट वाली कंफर्ट सीट है, ये मेरे ख्याल से होंडा सिविक की सीट्स में वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स है। पाकिस्तानी सिविक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट यही है, जिसके ऊपर आपको जिस तरह से गाड़ी बकेट करती है, जो आपको चलाते हुए जो कंफर्ट मिलता है इस सीट में, ये सीट का कंफर्ट अनमैच्ड है किसी भी और सिविक के अंदर। अगर आप एंथुजियास्ट ड्राइविंग चाहते हैं, एक हार्ड कंट्रोलिंग गाड़ी जिसको आप थ्रॉटल दें और वो गाड़ी का व्हील स्पिन दे और आपकी गाड़ी जो है आपको एक प्योरेस्ट प्लेजर चाहिए, तो वो ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा प्लेजर देती है कंपेयर टू द 9th जनरेशन ऑफ होंडा सिविक। तो वापस हम इस गाड़ी की अगर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आ जाएं, तो जो इसका स्टीयरिंग है, इट्स एन EPS स्टीयरिंग। गाड़ी की जो ड्राइव है, एक बड़ा ही एक रिलैक्स्ड किस्म की आपको ड्राइव देती है। और जो कम मतलब आपको अगर एक होता है ना कि यू हैड अ हार्ड डे, आपका एक थकाने वाला दिन है एंड ऑल दैट, एंड आपको एक रिलैक्सिंग ड्राइव चाहिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी गाड़ी चलाने में, तो ये वो गाड़ी है जो आपको बड़े एक आराम से आप रिलैक्स होकर इस गाड़ी को चला सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल मैं 8th और 9th जनरेशन के अंदर बात करूं,
ड्राइव के अंदर तो मुझे पर्सनली ये वाली ड्राइव कंपेयर टू 8th जनरेशन बेहतर महसूस होती है. सो नाउ वी आर ड्राइविंग जो मेरी 7th वाली जनरेशन वाली गाड़ी है, क्योंकि मेरी ये सबसे फेवरेट गाड़ी है इन तीनों के अंदर. क्यों है इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं. पहले शालन से पूछें, शालन तुमने तीनों गाड़ियाँ चलाई हैं. हाँ. तुम्हारी सबसे फेवरेट कौन सी है तीनों में? मुझे लुक्स में तो 8th जनरेशन ज़्यादा बेहतर लगती है. ठीक है. ड्राइव में आई थिंक दिस वन इज मच बेटर. Why do you think this one is better? I just like it. मैंने ये थोड़ी ज़्यादा चलाई हुई है बेसिकली. Okay. दूसरी बाकी दोनों इतनी नहीं चलाई. ओके. तो मुझे रीज़न भी ये गाड़ी मुझे तीनों में सबसे बेहतर लगती है. ऑल्दो ये EXI है, इट्स नॉट VTI जो कि आपकी इसके अंदर 1600 वाला इंजन आता था. सनरूफ भी नहीं है, बाकी दो में सनरूफ है. वो टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट्स हैं. ये लोअर ट्रिम वेरिएंट वाली गाड़ी है. ये आखिरी ओल्ड स्कूल सिविक है जिसके अंदर गाड़ी एक छोटे साइज की गाड़ी होती थी जो आप इंजॉय कर सकते थे. इसके बाद वाली जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है मेरे हिसाब से गाड़ी का साइज़. पहली तो सबसे चीज़ ये है. दूसरा रीज़न कि मुझे ये गाड़ी तीनों में सबसे बेहतर क्यों लगती है, जिस तरह जो इसकी ड्राइव है ना, इट फील्स लाइक ये गाड़ी ऐसे रोड पे तैर रही है. इट्स लाइक अ थेराप्यूटिक ड्राइव जो मैं इसको कहता हूँ. ये गाड़ी तेज़ नहीं है, ये गाड़ी में कोई आपके भागने वाला सीन नहीं है. एक बड़ी एक आराम से चलने वाली सुकून वाली गाड़ी, और इसको रोड पे चलाते हुए ऐसे लगता है कि आप जो है कहीं मतलब बिल्कुल ऐसे हवाओं में जा रहे हैं. फ्यूल इकॉनमी पे भी ये गाड़ी तीनों में सबसे बुरी है. ये तकरीबन 10 एक्चुअली नहीं, फ्यूल इकॉनमी पे भी ये गाड़ी मेरी तीनों गाड़ियों में सबसे बेहतर. ये तकरीबन 10 देती है, रीबॉन 9 देती है, और जो रीबर्थ है वो भी कहीं 8.5 और 9 के दरम्यान में देती है. तो ये गाड़ी फ्यूल पे भी बेहतर है सबसे. फिर छोटे साइज़ की गाड़ी है तो इसको मैन्यूवरेबिलिटी बहुत आसान है कंपेयर टू दी बिगर एंड चंकियर सिविक्स. एंड आई जस्ट लव दिस कार. ऑल्दो टेक्नोलॉजी में बाकी दो गाड़ियों से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है. तुम्हें तीनों गाड़ियों में सबसे बेहतर फीचर कौन सा लगता है शालिन? मुझे अगर तीनों का एक एक फीचर उठाना हो. लुक्स में यू सेड रीबॉर्न, ड्राइव में ये, और व्हाट अबाउट रीबर्थ, उसके अंदर क्या अच्छा लगता है? आई लाइक द डैशबोर्ड. डैशबोर्ड उसका बहुत मजे का. हाँ, जो सारे एक्स्ट्रा स्क्रीन आ गए और वो सारे दिखाते हैं ना. हाँ सही है. बट दिस इज वन कार. बट आई वुड नेवर बाय 9th जनरेशन. क्यों? बस मुझे इतनी अपील नहीं करती. कौन सी वाली तुम्हें, अगर तुम्हें इन तीनों में से खरीदनी है तो कौन सी खरीदोगे? आई प्रॉब्ली गेट 7th और 8th. 7th और 8th. 8th ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज उसकी शक्ल बहुत अच्छी है. हाँ. So we are more or less on the same page. अच्छा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विद द गेजेस एंड ऑल, मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी बहुत खूबसूरत किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कंपेयर्ड टू एनी अदर कार फॉर दैट मैटर. मतलब जो भी आपकी लोकल गाड़ियाँ हैं उनमें मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके जो वो ब्लू एंड रेड एंड वाइट के जो फील्स आते हैं ना, आई सीरियसली बिलीव कि ये भी एक बहुत खूबसूरत किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. द गेजेस एंड ऑल. सो मुझे पर्सनली गेज वाला जो पुराने ओल्ड स्कूल गेजेस हैं वो ही आजकल के डिजिट्स और स्क्रीन्स वगैरह के मुकाबले में बेहतर लगते हैं. तो उसके अंदर भी आई वुड थिंक इसे कि ये वाला जो गेजेस वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और जिस तरह से इसका लेआउट है पूरा, के बीच में बड़ा सा स्पीडोमीटर है, साइड पे आपकी RPM मीटर है, दूसरी तरफ आपकी फ्यूल की और टेम्परेचर की गेजेस हैं. कोई लाइटें नहीं है, कोई ब्लिंकिंग वाला चक्कर नहीं है, कोई कहानियाँ नहीं है उस तरह की. आई लाइक दिस. रेड नीडल्स है ना, they look good. और ये जो ब्लू रिंग है, जो वो द ओवरऑल लेआउट ऑफ दिस वन, इसका जो नॉन फेस्टेड वाला था उसके अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल सा गेजेस आते थे जिसके अंदर दो बीच में स्पीडोमीटर और RPM मीटर होता था, एक ही साइज़ का, और दोनों साइडों पे छोटे आपके टेम्परेचर और फ्यूल गेज होते थे. कंपेयर टू दैट मुझे ये वाला जो लेआउट है इस तरह से, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पर्सनल अपील करता है. तो या नहीं, भागने वाली गाड़ी नहीं है ये. बड़ी आराम से आपको जो है ना इंजॉय करने वाली गाड़ी है. इंजॉय आप इस गाड़ी को कर सकते हैं. इसको आप भगाने वाला कोई सीन नहीं है इस गाड़ी के साथ. दैट इज व्हाट इट इज. भागने का सीन ज़्यादा है नहीं. हाँ नहीं, अब जैसे हम सुबह निकले हुए इस वक्त बहुत सीन है इसको भगाना चाहो तो, लेकिन नहीं, ये गाड़ी इंजॉय करने वाली गाड़ी है. मतलब आप आराम से इस गाड़ी को इंजॉय कर सकते हैं रोड के ऊपर. दैट्स व्हाट दिस कार इज़ ऑल अबाउट. तो ये थी मेरी फेवरेट गाड़ी इन तीनों में से.
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।